मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। 1 दशक से भी अधिक समय तक बाल्टिक सागर की तलहटी में पड़ी उस वस्तु की जांच करने वाले हर विशेषज्ञ के चेहरे पर एक ही भाव था, सन्नाटा, फिर भय। जून 2011 में स्वीडिश खजाना खोजकर्ताओं पीटर लिंडबर्ग और डेनिस ओसबर्ग ने समुद्र तल पर 90 मीटर की गहराई में 60 मीटर का एक डिस्क के आकार का पिंड पाया, जिसके नुकीले ज्यामितीय किनारे थे, सतह पर झुलसने के निशान थे, और उसके पीछे समुद्र तल में 300 मीटर लंबी खाई थी जो किसी दुर्घटना स्थल की तरह धंसी हुई थी। जब भी वे इसके करीब पहुंचते, उनका उपकरण खराब हो जाता। गोताखोरों ने जब इसे छुआ तो उन्हें जले हुए पत्थर में खुदे हुए समकोण गलियारे और एक गोलाकार हैच फ्रेम मिला। भूवैज्ञानिकों ने इस पदार्थ की पहचान बेसाल्ट के रूप में की, जो एक ज्वालामुखी चट्टान है और बाल्टिक सागर में स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं हो सकती, न तो प्राकृतिक रूप से, न ही कभी। वर्षों के असफल स्पष्टीकरणों के बाद विशेषज्ञों ने अंततः इस वस्तु के वास्तविक स्वरूप के बारे में एक निष्कर्ष निकाला है। वे इसे प्रौद्योगिकी का शव कह रहे हैं, और एक बार जब आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है, तो आप ठीक से समझ जाएंगे कि सच्चाई इतनी भयानक क्यों होती है। स्क्रीन पर दिख रही आकृति पीटर लिंडबर्ग द्वारा उस दिन बनिया की खाड़ी में ली गई सोनार छवि एक सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए थी। ओशन एक्स एक छोटी स्वीडिश कंपनी थी जो डूबे हुए जहाजों की खोज करके अपना गुजारा करती थी। बाल्टिक सागर ऐसे जहाजों से भरा पड़ा है। सदियों से चले आ रहे नौसैनिक युद्ध, व्यापारिक गतिविधियों और समुद्री आपदाओं ने स्वीडन और फिनलैंड के बीच समुद्र तल को डूबे हुए गड्ढों, जंग लगे लंगरों और बिखरे हुए माल से भर दिया है। एक सटीक सोनार रिपोर्ट का मतलब आमतौर पर एक और लकड़ी का मलबा, एक और कमाई होती थी। लेकिन उस दोपहर लिंडबर्ग की स्क्रीन पर स्कैन से जो आकृति दिखाई दी, वह कोई जहाज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उसका आकार गोल, विशाल डिस्क जैसा था, और उसके किनारे नुकीले थे, घिसे हुए या टूटे हुए नहीं, बल्कि ज्यामितीय रूप से नुकीले। रेखाएं इतनी साफ, इतनी सटीक, इतनी सधी हुई थीं कि ऐसा लग रहा था मानो समुद्र उन्हें अपने आप ही बना सकता हो। लिंडबर्ग ने स्कैन दोबारा किया। वही छवि। उन्होंने आवृत्ति समायोजित की। परिणाम वही रहा। सोनार में कोई गड़बड़ी नहीं थी। यह बाल्टिक सागर की तलहटी में मौजूद किसी ऐसी चीज का सटीक चित्र बना रहा था जिसका वहां होना असंभव था। डेनिस ओसबर्ग ने बाद में उस क्षण को उस बिंदु के रूप में वर्णित किया जब पूरे अभियान का ध्यान खजाने की खोज से हटकर किसी ऐसी चीज की खोज की ओर मुड़ गया जिसका नाम उनमें से किसी के पास नहीं था। वस्तु का व्यास लगभग 60 मीटर था और वह 90 मीटर की गहराई पर समुद्र तल से चिपकी हुई थी। उसकी सतह पर अनियमित पैटर्न में गहरे झुलसे हुए धब्बे थे। अजीबोगरीब निशान उन आकृतियों का अनुसरण कर रहे थे जो बाल्टिक सागर की खोज के वर्षों में दल द्वारा देखी गई किसी भी चीज से बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं। सोनार ने किनारों पर असामान्य रूप से तीक्ष्ण ज्यामितीय आकृतियां भी पकड़ीं। ऐसी आकृतियां जो मानो कृत्रिम रूप से बनाई गई हों। दल ने प्रिंटआउट सबको दिखाया। किसी के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था, यहां तक कि किसी के पास कोई तर्कसंगत सिद्धांत भी नहीं था। असली बात यह है कि सबसे पहले जिस चीज ने दल को चौंकाया वह वस्तु स्वयं नहीं थी, बल्कि उसके पीछे छिपी हुई बात थी। मैं कह सकता हूं कि यह कोई जहाज का मलबा नहीं है। यह देखने में बहुत अजीब है।
फिर हमने इसे नापना शुरू किया और पाया कि इसका व्यास लगभग 60 मीटर है। यह जो भी चीज थी वह समुद्र तल से नहीं उगी थी। यह पानी के स्तंभ में धीरे धीरे नहीं समाई थी। यह समुद्र तल को प्रचंड गति से पार करती हुई अचानक किसी दुर्घटना की तरह रुक गई थी, और इसके पीछे छूटा निशान भी उतना ही रहस्यमय होने वाला था जितना कि वह वस्तु स्वयं। एक ऐसा निशान जो कभी ठीक नहीं होगा। अब अगले भाग पर ध्यान दें, क्योंकि यहीं से भूविज्ञान की समझ खत्म हो जाती है। बाल्टिक सागर का तल पृथ्वी पर सबसे गतिशील तलछटी वातावरणों में से एक है। धाराएं लगातार रेत को स्थानांतरित करती रहती हैं। समुद्र तल सदियों से बार बार अपना आकार बदलता रहता है। उस तल पर छोड़ी गई कोई भी चीज, मछली पकड़ने के जाल, लंगर, यहां तक कि पूरे जहाज के छेद भी अपेक्षाकृत कम भूवैज्ञानिक समय में दब जाते हैं या मिट जाते हैं। यहां निशान नहीं बच पाते। महासागर उन्हें धीरे धीरे धैर्यपूर्वक पूरी तरह से निगल जाता है। लेकिन जब लिंडबर्ग और ओबर्ग महीनों बाद उच्च रिजोल्यूशन वाले उपकरणों के साथ लौटे, तो खाई अभी भी वहीं थी। तेज किनारों वाली गहरी विस्थापित सामग्री की स्पष्ट लकीरें दोनों ओर ढेर थीं और अंत में जमा थीं, मानो कल ही खोदी गई हों। हालांकि आसपास के तलछट पैटर्न से पता चलता था कि यह बहुत लंबे समय से वहां मौजूद थी। यह ज्वार भाटे से खिसकते किसी चट्टान के हल्के धक्के से बना कोई मामूली निशान नहीं था। यह एक भयानक गड्ढा था। कोई बेहद भारी और तेज गति से चलने वाली चीज समुद्र तल की भू आकृति को चीरती हुई अचानक रुक गई थी। जब स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के भूविज्ञानी वुल्कार बुकर्ट ने पहली बार सोनार डेटा की समीक्षा की, तो उनकी प्रतिक्रिया तुरंत और स्पष्ट थी। बानिया की खाड़ी पृथ्वी के सबसे स्थिर महाद्वीपीय ढालों में से एक पर स्थित है। यहां न तो कोई सक्रिय भ्रंश है, न ही कोई पनडुब्बी ज्वालामुखी, और न ही कोई ऐसी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो एक विशाल स्वतंत्र पिंड का निर्माण कर सके और उसे समुद्र तल पर एकदम सीधी रेखा में खींच सके। ब्रच ने बताया कि पिछली हिमयुग की हिमनदी जमाव से हर दिशा में बिखरे हुए अव्यवस्थित अनियमित घर्षण पैटर्न बन जाते हैं। अनियमित, बेतरतीब, उस तरह की अव्यवस्थित खरोंचें जो हर उस जगह पाई जाती हैं जहां से हिमनद गुजरे हैं। कोई सीधी रेखा में चलने वाला पथ नहीं जो सटीक रूप से रुकता हो, कोई लैंडिंग स्ट्रिप नहीं। वस्तु का अपने नीचे की सतह से कोई भूवैज्ञानिक संबंध नहीं था। आसपास की चट्टान में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसे उत्पन्न कर सकता हो। इस क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह समझा सके कि यह यहां कैसे पहुंचा। ब्रूकर ने आंकड़ों की कई बार जांच की, निष्कर्ष नहीं बदला। हर मापनीय मानक के अनुसार यह विसंगति एक घुसपैठिया थी, कोई बाहरी चीज, कोई ऐसी चीज जो इस प्रणाली के बाहर से आई थी। और यदि महासागर सदियों या उससे भी अधिक समय से उस खाई को मिटाने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रहा था और असफल रहा, तो उसके अंत में जो कुछ भी मौजूद था उसका घनत्व और भौतिक कठोरता इतनी थी कि वह गहरे समय के भारी दबाव को भी सहन कर सकता था। लेकिन यह तो सबसे अजीब बात भी नहीं थी, क्योंकि जब ओशन एक्स की टीम करीब से देखने के लिए वापस गई तो उस अनोखी चीज ने पलटवार किया। डेड जोन। अगर इस तरह के रहस्य आपको रातों की नींद उड़ा देते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब उन्होंने करीब जाने की कोशिश की तो जो हुआ वह और भी भयावह है। पीटर लिंडबर्ग और डेनिस ओसबर्ग उन्नत उपकरणों, बेहतर सोनार, उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरों और सैटेलाइट संचार उपकरणों के साथ निर्देशांकों पर वापस लौटे।
वे अपने साथ अतिरिक्त क्रू सदस्य और तकनीकी विशेषज्ञ भी लाए थे। वे उस दुर्गम खाई के अंत में स्थित विशालकाय वस्तु की स्पष्ट और विस्तृत छवि प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इस बार उन्होंने खुद से कहा कि उन्हें जवाब जरूर मिलेंगे। सुरक्षित दूरी पर सब कुछ ठीक चल रहा था। फोन में सिग्नल आ रहा था। नेविगेशन सिस्टम सही दिशा में काम कर रहा था। सोनार ने समुद्र तल का सटीक चित्रण किया। सिस्टम की सभी जांचें पूरी तरह से सफल रहीं। और फिर वे वस्तु के केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर पहुंच गए। सब कुछ ठप्प हो गया। सैटेलाइट फोन का सिग्नल शून्य हो गया। नेविगेशन लाइटें टिमटिमाती रहीं और फिर बुझ गईं। सोनार स्क्रीन चकाचौंध कर देने वाले सफेद शोर से भर गई। सन्नाटा छा गया। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक साथ ठप हो गया, मानो किसी ने पानी के नीचे कहीं कोई किल स्विच दबा दिया हो। लिंडबर्ग ने क्रू को पूरी तरह से जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने हर सिस्टम को चालू बंद किया, केबल बदले, कोल्ड रीस्टार्ट करने की कोशिश की, हार्डवेयर में किसी तरह की खराबी की जांच की। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उपकरण खराब नहीं थे, उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया था। फिर लगभग प्रयोग के तौर पर उन्होंने अपना रास्ता बदला, 200 मीटर की रेखा से पीछे हट गए और जैसे ही स्विच दबाया गया, सब कुछ फिर से चालू हो गया। फोन फिर से कनेक्ट हो गए, कैमरे रिकॉर्डिंग करने लगे। सोनार ने जमीन को इतनी सटीकता से स्कैन किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। और जरा सोचिए, उन्होंने बार बार सीमा का परीक्षण किया, हर बार पास जाकर, हर बार पीछे हटकर। हर बार जब वे उस अदृश्य सीमा को पार करते तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाता। हर बार जब वे पीछे हटते तो सब कुछ ठीक हो जाता। यह प्रक्रिया यांत्रिक, पूर्ण और दोहराने योग्य थी। इसमें न तो धीरे धीरे खराबी आई, न ही सिग्नल का आंशिक नुकसान हुआ। यह बाइनरी थी। उस क्षेत्र के अंदर मृत, उस क्षेत्र के बाहर जीवित। डेनिस ओसबर्ग ने बाद में बताया कि दल ने इसे मृत क्षेत्र कहना शुरू कर दिया था, और जितना अधिक वे इसका परीक्षण करते गए, उतना ही वे चिंतित होते गए। अभियान से प्राप्त विद्युत चुंबकीय डेटा की समीक्षा कर रहे वुल्कर बुगर किसी भी जात भूवैज्ञानिक मॉडल के आधार पर इस घटना की व्याख्या नहीं कर सके। लोहे या चुंबकीय खनिजों से भरपूर चट्टान कंपास को हिला सकती है, संवेदनशील उपकरणों में मामूली विचलन पैदा कर सकती है। यह 200 मीटर के दायरे में उपग्रह संचार को बाधित नहीं कर सका, बैटरी खत्म नहीं कर सका और डिजिटल सर्किट को निष्क्रिय नहीं कर सका। इस तरह के हस्तक्षेप के लिए सक्रिय ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता होती है, न कि निष्क्रिय चुंबकीय उपस्थिति की। ओशन एक्स के चालक दल ने वर्षों तक लोहे से लदे जहाजों के मलबे और खनिज भंडारों के ऊपर से यात्रा की थी, लेकिन उनका रेडियो सिग्नल कभी नहीं टूटा। उन्होंने नौसेना के चार्ट पर दर्ज चुंबकीय विसंगतियों के ठीक ऊपर लंगर डाला था और स्क्रीन पर कोई हलचल भी नहीं हुई थी। जो भी इस क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा था, वह इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहा था जिसका कोई भूवैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। वह अनोखी वस्तु समुद्र तल पर निष्क्रिय रूप से नहीं पड़ी थी, वह अवलोकन को सक्रिय रूप से अस्वीकार कर रही थी। मनुष्य द्वारा उस पर लगाए गए हर यंत्र ने काम करना बंद कर दिया और इससे अभियान दल के सामने एक ऐसा विकल्प आ गया जिसे कोई भी चुनना नहीं चाहता था। यदि मशीनें उस वस्तु को नहीं देख सकती, तो मनुष्यों को नीचे जाकर उसे स्वयं छूना होगा और 90 मीटर की गहराई पर जो उनका इंतजार कर रहा था, वह उनकी बची खुची सभी धारणाओं को चकनाचूर करने वाला था। अंधेरे में उतरना।
उत्तरी बाल्टिक सागर में 90 मीटर की गहराई पर पानी का तापमान हिमांक बिंदु से थोड़ा ही ऊपर है, लगभग 2 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड कि सोचने की शक्ति धीमी हो जाए, इतनी ठंड कि उंगलियां काम करना बंद कर दें। उस गहराई पर अंधेरा घना होता है, धुंधला नहीं, अस्पष्ट नहीं, बस घना। ऐसा कालापन जहां आप अपने मास्क के सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकते, जहां आपके अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण आपके हेलमेट के अंदर गूंजती आपकी सांसों की आवाज है। ओशन एक्स के प्रमुख गोताखोर स्टीफन होगाबोर्न सबसे पहले नीचे उतरने वालों में से थे। वह हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रित गैसों का उपयोग कर रहे थे, जिन्हें 9 वायुमंडलों के अत्यधिक दबाव में भी उनके मस्तिष्क को कार्यशील रखने के लिए तैयार किया गया था। हर सांस रेगुलेटर से सफेद शोर की तरह सरसराहट करती हुई निकल रही थी। हर सांस छोड़ने पर बुलबुलों की एक धारा ऊपर की ओर घूमती हुई गायब हो जाती थी। कुछ ही मिनटों में ठंड उसके ड्राई सूट से रिसने लगी। इतनी गहराई पर गोताखोर की गलती की गुंजाइश मिनटों में नहीं, बल्कि सेकंडों में मापी जाती है। सबसे पहले उन्होंने आरओवी भेजा। रिमोट से संचालित इस वाहन में शक्तिशाली फ्लड लाइटें लगी थीं, जो गाद से भरे पानी को भेदने की एकमात्र उम्मीद थीं। लेकिन यहां रोशनी बहुत तेजी से कम हो गई, किसी की उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से। बारीक कण, रेत और जैविक मलबे के सूक्ष्म कण लगातार धुंध की तरह हवा में लटके रहे। हर किरण को एक धुंधली, फैली हुई चमक में बदल दिया, जिससे लगभग कुछ भी रोशन नहीं हो रहा था। दृश्यता लगभग 1 वर्ग मीटर तक सिमट गई। ऊपर मौजूद दल तनावपूर्ण चुप्पी में भीड़ देख रहा था। रोबोट अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, धुंधली फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम नियंत्रण स्क्रीन पर भेज रहा था। हर 1 मीटर की प्रगति के साथ आगे 1 मीटर का खालीपन दिखाई देता था। और एक और बड़ी समस्या यह थी कि तल की 3D छवि बनाने वाला मल्टी बीएम डेटा अधूरा था। वहां गहराई का कोई अंदाजा नहीं था, कोई संदर्भ बिंदु नहीं, बस काला पानी। और फ्लड लाइट बीएम का धुंधला किनारा गायब हो रहा था। और फिर समुद्र तल बदल गया। गहरे समुद्र तल की आम नरम मिट्टी की जगह कुछ कठोर, ठोस, ठंडा पदार्थ दिखाई दिया। कैमरे ने एक ऐसी सतह दिखाई जो ऑपरेटरों ने पहले कभी नहीं देखी थी, खुरदरी और गहरी खाइयों से भरी, फिर भी मजबूती से जुड़ी हुई। घिसे पिटे कंकड़ या टूटी हुई चट्टान जैसी नहीं, बल्कि ऐसी लग रही थी मानो भट्टी से गुजरी हो। जब आरओवी की यांत्रिक भुजा फैली और सतह पर उभरे एक हिस्से को पकड़ा, तो दबाव सेंसरों ने कठोरता का ऐसा माप दिया कि ऊपर मौजूद ऑपरेटर चुप हो गए। सामान्य अवसादी चट्टान से कहीं बढ़कर यह पदार्थ न तो टूटा, न ही बिखरा, न ही झुका। और यहीं से असली चिंता शुरू होती है। सतह पर गहरे काले धब्बे फैले हुए थे। इसमें बारीक दरारें थीं, मानो किसी भट्टी से निकाले गए मिट्टी के बर्तन को सुरक्षित तापमान से 10 गुना अधिक तापमान पर पकाया गया हो। कुछ हिस्से ऐसे लग रहे थे मानो कभी तरल अवस्था में रहे हों, पिघले हुए हों और एक ही झटके में जम गए हों। आरओवी ने एक विशाल भौतिक वस्तु की पुष्टि कर दी थी, लेकिन पूरी तस्वीर देखने के लिए कैमरे काफी नहीं थे। हॉगबोर्न और उनकी टीम को नीचे जाकर इसे अपनी आंखों से देखना था। और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे सब कुछ बदल गया। वह ज्यामिति जिसने उन्हें तोड़ दिया। स्टीफन होगाबोर्न एक विचित्र चट्टान संरचना की उम्मीद में नीचे उतरे। कुछ विचित्र तो जरूर, लेकिन भूविज्ञान उसे समझा सकता था।
वह वर्षों से पेशेवर गोताखोरी कर रहे थे। उन्होंने ज्वालामुखी संरचनाएं, मूंगे की संरचनाएं, खनिज भंडार, पहचान से परे जमे हुए जहाजों के मलबे देखे थे। उन्हें लगा कि उनके पास असामान्य चीजों को समझने का एक ढांचा है। उनकी टॉर्च की रोशनी सतह को ढकने वाली पतली तलछट की परत पर पड़ी, और जो उन्होंने देखा उससे वे तैरना बंद कर बैठे। वे पानी में स्थिर लटक गए। उनकी सांसें धीमी हो गईं, क्योंकि उनकी रोशनी ने जिस चीज को रोशन किया था वह प्राकृतिक कटाव से बनी गोल, कोमल किनारों वाली आकृति नहीं थी। यह एक सीधी दीवार थी, बिल्कुल खड़ी, आधार से ठीक 90 डिग्री के कोण पर ऊपर उठती हुई, चिकनी, सपाट, सधी हुई, मानो किसी ने इसे स्केल से नापकर वहां रखा हो। होगोर्न संकरे गलियारों में तैरता हुआ आगे बढ़ा, जहां समानांतर सतहें एकदम समकोण पर मिलती थीं। उसने अपने दस्ताने वाले हाथ को एक दीवार पर फेरा और उसका पीछा करते हुए दूसरी सतह तक पहुंचा, जो ठीक 90 डिग्री पर मिलती थी। प्रकृति में पानी और रेत समय के साथ किनारों को गोल कर देते हैं। रेत समय से क्या ही रही थी, हमेशा। यह अपर्दन के सबसे मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। पृथ्वी पर कोई भी समुद्री धारा पत्थर में समकोण नहीं बना सकती और उसे हजारों वर्षों तक संरक्षित नहीं रख सकती, जबकि आसपास का समुद्र तल लगातार अपर्दन और पुनर्रचना करता रहता है। प्रकृति ऐसा नहीं करती, उसे यह करना नहीं आता। फिर भी बाल्टिक सागर की तलहटी में, उसकी टॉर्च की रोशनी में, यह उसके हाथों में था। लेकिन यहां एक पेंच है। जिस खोज ने पूरे अभियान की समझ को हिला दिया, वह वस्तु की ऊपरी सतह पर थी। एक पूर्ण गोलाकार छेद, जिसके चारों ओर एक उभरा हुआ वर्गाकार किनारा था। एक वृत्त जो ठीक एक वर्ग के केंद्र में स्थित था, जैसे खिड़की का फ्रेम, जैसे पत्थर से बना एक मजबूत दरवाजा। इसे देखकर होगबोर्न फिर से रुक गया। इस ग्रह पर कोई भी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है जो चट्टानों को आपस में जुड़ी हुई उक्लिटियन आकृतियों में व्यवस्थित करती हो। कोई नहीं, शून्य। यह अपर्दन, निक्षेपण, क्रिस्टलीकरण या आधुनिक भूविज्ञान द्वारा सूचीबद्ध किसी अन्य प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं होता है। होगबोर्न ने दोनों हाथों से किनारे को छुआ। उंगलियों के नीचे झुलसा हुआ कंक्रीट, आंखों के सामने साफ ज्यामिति। उसके हाथों ने जले हुए पत्थर का एहसास कराया। उसकी आंखों ने इंजीनियरिंग का। ये दोनों तथ्य किसी भी ज्ञात ढांचे में एक साथ मौजूद नहीं हो सकते थे, न ही किसी ऐसे ढांचे में जिसे वह जानता हो या टीम के किसी भी सदस्य को पता हो। एक कृत्रिम संरचना चिकनी धातु और मिश्रित सामग्री से बनी होती है। एक प्राकृतिक चट्टान खुरदरी होती है, लेकिन उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। यह वस्तु एक ही समय में दोनों थी। विनाश की सामग्री में कैद बुद्धिमान डिजाइन। उन समकोणों को किसने गढ़ा था और किस अग्नि ने उनके आकार को नष्ट किए बिना उन्हें पत्थर में बदल दिया? प्रयोगशाला से जवाब आने ही वाले थे, और वे सब कुछ और भी बदतर करने वाले थे। असंभव सामग्रियां, उन दीवारों से तराशे गए नमूने ढांचे जैसे थे। संरचनाओं को सतह पर लाया गया और स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में वुल्कर ब्रिकर्ट की प्रयोगशाला में भेजा गया। उम्मीद सीधी सादी थी। सामग्री को सूक्ष्मदर्शी से जांचा जाए, उसकी पहचान की जाए और भूविज्ञान इस मामले को सुलझा दे। लेकिन परिणामों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। ब्रिकर्ट ने नमूनों की पहचान खाड़ी नमक के रूप में की, जो एक आग्नेय चट्टान है जो केवल पिघले हुए ज्वालामुखी लावा के ठंडा होकर जमने पर बनती है। उन्होंने विश्लेषण दोबारा किया। नतीजा वही रहा। वे काफी देर तक नतीजों पर विचार करते रहे, क्योंकि बाल्टिक सागर एक प्राचीन, असाधारण रूप से स्थिर
महाद्वीपीय ढाल पर स्थित है। इस क्षेत्र में करोड़ों वर्षों से कोई ज्वालामुखी गतिविधि नहीं हुई है, दूर दूर तक नहीं। इस स्थान पर कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ जिससे इतना बड़ा पिंड उत्पन्न हुआ हो। यहां न तो लावा का कोई स्रोत है, न ही मैग्मा कक्ष, न ही ऊष्मीय छिद्र। यहां बेसाल्ट मिलना सहारा रेगिस्तान में स्थायी हिमखंड मिलने जैसा है। यह यहां का हिस्सा नहीं है। आधुनिक पृथ्वी विज्ञान में ज्ञात किसी भी प्रक्रिया से नहीं। अब अगले भाग पर ध्यान दें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे क्रिस्टल संरचना ने कहीं अधिक भयावह कहानी बयां की। क्रिस्टल में हजारों डिग्री के अत्यधिक तापमान के संपर्क में आने के स्पष्ट प्रमाण मिले, जिसके बाद तीव्र, लगभग तात्कालिक शीतलन हुआ। यह उस प्रकार का थर्मल शॉक प्रोफाइल था जो भट्टी स्तर या पुनः प्रवेश स्तर की ऊष्मा के संपर्क में आने वाले पदार्थों में देखा जाता है और फिर उन्हें ठंडे पानी में बुझाया जाता है। ब्रश ने उल्कापिंड के प्रभाव पर विचार किया। सैद्धांतिक रूप से एक अंतरिक्ष चट्टान के समुद्र तल से टकराने से इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है जिससे खाड़ी के नमक जैसा पदार्थ बन सके, लेकिन गोताखोरों द्वारा दिए गए ज्यामितीय प्रमाणों से तुलना करते ही यह परिकल्पना धराशायी हो गई। अतिध्वनिक गति से टकराने वाला उल्कापिंड टकराते ही फट जाता है। यह बिखर जाता है, पिघल जाता है और एक अव्यवस्थित कांच जैसे संरचनाहीन पिंड में विलीन हो जाता है। गतिज ऊर्जा ही किसी भी संरचनात्मक क्रम को नष्ट कर देती है। आज तक अध्ययन किए गए हर उल्कापिंड प्रभाव स्थल में यही पैटर्न देखने को मिलता है। विनाश, संरक्षण नहीं। वैज्ञानिक इतिहास में दर्ज किसी भी उल्कापिंड ने कभी भी शांत अवस्था में गिरकर अपने पीछे चौकोर गलियारे, खड़ी दीवारें और पूर्णतः वृत्ताकार ढांचे अक्षुण्ण नहीं छोड़े हैं। साक्ष्य ने जांच को पूरी तरह से उलझा दिया था। दो प्रकार के तथ्य जो किसी भी ज्ञात ढांचे के अंतर्गत एक साथ मौजूद नहीं हो सकते थे। झुलसा हुआ बेसाल्ट पदार्थ अनियंत्रित, भीषण गर्मी और प्राकृतिक ज्वालामुखी प्रचंडता का प्रमाण था, लेकिन समकोण, गलियारे, द्वार और ढांचे जैसी आकृतियां सुनियोजित, जानबूझकर की गई रचना का प्रमाण थीं। पृथ्वी पर कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया एक साथ पत्थर को पिघलाकर उसे सटीक ज्यामिति में ढाल नहीं सकती। आधुनिक विज्ञान के पास उस वस्तु के लिए कोई नाम, कोई वर्गीकरण, कोई श्रेणी नहीं है जो एक ही समय में भूवैज्ञानिक और वास्तुशिल्पीय है और जो भीषण तापमान में निर्मित हुई है। फिर भी इसकी झुलसी हुई सतह के नीचे संरचनात्मक व्यवस्था का ढांचा संरक्षित है और यही निष्कर्ष की ओर ले जाता है जिस तक कोई नहीं पहुंचना चाहता था, लेकिन साक्ष्यों ने कोई और विकल्प नहीं छोड़ा। प्रौद्योगिकी का शव। हम किसी पत्थर को नहीं देख रहे हैं, हम एक शव को देख रहे हैं, कोई जैविक शव नहीं। प्रौद्योगिकी का शव, इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्राचीन नमूना जिसे समय, गर्मी और अकल्पनीय दबाव ने लगभग पहचान से परे बना दिया है। बाल्टिक सागर के तल पर मिली वस्तु किसी कृत्रिम संरचना, मशीन, वाहन या किसी प्रकार के निर्माण का भौतिक प्रमाण है जो कभी पूर्ण कार्यशील अवस्था में मौजूद थी, लेकिन फिर एक अकल्पनीय ऊर्जा घटना के कारण नष्ट हो गई। किसी चीज ने इसे नष्ट भी किया और साथ ही इसे संरक्षित भी किया। वह घटना, चाहे वह थर्मोन्यूक्लियर हो, प्लाज्मा आधारित हो या कोई ऐसी चीज
जिसका वर्णन करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई वैज्ञानिक ढांचा नहीं है, ने इसकी बाहरी परतों को पूरी तरह से पिघला दिया। जिस भी पदार्थ ने कभी इसके संरचनात्मक ढांचे को ढका था, चाहे वह धातु हो, मिश्रित मिश्र धातु हो या उन्नत कृत्रिम पदार्थ, वह इतने चरम तापमान के संपर्क में आया कि वह आसपास की तलछट के साथ मिलकर पूरी तरह से आणविक रूप से परिवर्तित हो गया। मूल पदार्थ की कार्बनिक रासायनिक संरचना नष्ट हो गई। उसकी जगह खनिज पत्थर ने ले ली, जिसे हम अब झुलसा हुआ खाड़ी नमक कहते हैं। वह शायद किसी ऐसी चीज का जला हुआ खनिज अवशेष है जो शुरू से ही पत्थर नहीं थी। यह तकनीक थी और गर्मी ने इसे भूविज्ञान में बदल दिया। इस तात्कालिक पत्थरीकरण ने मूल रूप को चट्टान के एक शाश्वत आवरण में सील कर दिया। होगाबोर्न ने जिन समकोणों, सीधी दीवारों, गोलाकार ढांचों और दरवाजे जैसी खुली जगहों का अवलोकन किया, वे मूल निर्माण के बचे हुए ढांचे हैं जो कभी एक कार्यशील मशीन को ढके हुए जले हुए खनिज युक्त आवरण के माध्यम से धुंधले रूप से दिखाई देते हैं। जिस प्रकार एक जीवाश्म किसी जीवित प्राणी के आकार को उसके कोमल ऊतकों के सड़ जाने और खनिजों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाने के बहुत समय बाद भी संरक्षित रखता है, उसी प्रकार बाल्टिक की यह अनोखी संरचना किसी डिजाइन की गई वस्तु की ज्यामिति को उसके कार्यात्मक पदार्थों के नष्ट हो जाने और पत्थर में परिवर्तित हो जाने के बहुत समय बाद भी संरक्षित रखती है। ब्लूप्रिंट तो बच गया, लेकिन शरीर नहीं बचा, और यहीं से सच्चाई सचमुच भयावह हो जाती है। इसलिए नहीं कि वह वस्तु क्या है, बल्कि इसलिए कि उसका क्या अर्थ है। टिप्पणियों में मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि इस समय समुद्र तल पर ऐसी और भी वस्तुएं छिपी हुई हैं? असली भयावहता प्राचीन बाल्टिक सागर में एक अनोखी वस्तु की खोज नहीं है। असली भयावहता तो इस बात में है कि इसका अस्तित्व अतीत के बारे में हमारी समझ और इतिहास के प्रति हमारे पूरे दृष्टिकोण को गढ़ने वाली मान्यताओं के बारे में क्या बताता है। यदि उन्नत तकनीकी उपस्थिति के प्रमाण हजारों वर्षों से समुद्र तल पर सामान्य भूविज्ञान के विश्वसनीय आवरण के नीचे छिपे हुए हैं, तो एक प्रश्न उठता है जिसका उत्तर मिलना चाहिए। ऐसे और कितने प्रमाण मौजूद हैं? समुद्र के नीचे कितने पर्वत हैं? कितनी विचित्र चट्टानें हैं जिन्हें सर्वेक्षण पोतों ने बिना देखे ही पार कर लिया है? क्या वास्तव में ये हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी तकनीक की खामोश कब्रें हैं? हम चमकती धातु और चमकते संकेतों की खोज में लगे रहे हैं। हम स्पष्ट चीजों की तलाश में भटकते रहे हैं, लेकिन शायद जो भी लोग हमसे पहले आए, चाहे वे कोई भी रहे हों या जैसे भी रहे हों, उनके अवशेष केवल झुलसे हुए पत्थर हैं जिन पर बुद्धिमत्ता की धुंधली छाप है। गहरे अंधकार में ठंडे, शांत और गुमनाम पड़े पत्थर। बाल्टिक सागर की इस अनोखी घटना ने हमें न तो कोई अंतरिक्ष यान दिया है, न कोई खोया हुआ शहर, और न ही कोई ऐसी खबर जो पूरी तरह से सुलझ जाए। इसका परिणाम कहीं अधिक भयावह रहा है। इसने हमें दिखाया है कि सबूत शायद हमेशा से हमारे सामने ही मौजूद थे, प्रकृति के आवरण में छिपे हुए, भूविज्ञान के रूप में भेस बदले हुए, चट्टानों के रूप में सूचीबद्ध, कहीं रखे हुए और भुला दिए गए। और यदि यह सच है, तो समुद्र तल केवल जहाजों और तलछट का कब्रिस्तान नहीं है। यह उन सभ्यताओं का कब्रिस्तान है जिनके अस्तित्व के बारे में हमें कभी पता ही नहीं था, उन तकनीकों का जिन्हें हम पहचान नहीं सकते, और उन इतिहासों का जिन्हें हम अभी तक पढ़ना नहीं सीख पाए हैं। समुद्र तल पर किसी भी असामान्य चट्टान संरचना के ऊपर से गुजरने वाला हर सर्वेक्षण पोत संभवतः
किसी ऐसी चीज के अवशेषों के ठीक ऊपर से गुजर रहा था जिसे खोजना हमें कभी सिखाया ही नहीं गया, जिसे पहचानना हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। यही भयावह सच्चाई है। यह नहीं कि बाल्टिक सागर की गहराई में कोई असंभव चीज छिपी है, बल्कि यह कि हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ऐसी कितनी और चीजें मौजूद हैं जो दुनिया भर के महासागरों की गहराई में बिखरी हुई हैं, अंधेरे में छिपी हुई हैं, पत्थर के रूप में छुपी हुई हैं, धैर्यपूर्वक और चुपचाप अपने अंदर ऐसे रहस्य लिए हुए हैं जिन्हें हम अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि हमें हमेशा से ही खोजना चाहिए था।